नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव अब आनंद वर्धन होंगे। आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस हैं, जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की जगह लेंगे। राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर हो रही है और उन्हीं की जगह पर अब आनंद वर्धन होंगे उत्तराखंड के मुख्य सचिव। शासन में बतौर अपर मुख्य सचिव तैनात 1992 बैच के आईएएस अफसर आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। 31 मार्च को मौजूदा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी रिटायर हो रही हैं और 1 अप्रैल को आनंद वर्धन मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। आनंद वर्धन के पास एक शानदार कैरियर रहा है। उन्होंने 2010 में कुंभ में मेला अधिकारी के पद पर भी उनकी तैनाती रही है, जो 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है। इसके साथ साथ शासन में भी उनके पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी रही है, जिसमें फाइनेंस की जिम्मेदारी वो अभी भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट, शहरी विकास, होम जैसे डिपार्टमेंट पर भी आनंद वर्धन की नियुक्ति हो चुकी है। आनंद वर्धन के आगे बतौर मुख्य सचिव बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी। ये 2025 राज्य का रजत जयंती वर्ष भी है और जिस तरह से सरकार ने टारगेट किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनको 2025 में हर हाल में पूरा किया जाना है। तो अब आनंद वर्धन के आगे एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो सरकार की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ ऐप को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जल संरक्षण की थीम इस बार धारा मेरा, नौला मेरा, मेरा गांव, प्रयास मेरी रखी गई है। ये अभियान सभी लोगों का होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। और सच में ये हम कुछ लोगों का ही ये अभियान न रहे, ये थीम कुछ हम लोगों की न रहे, केवल सरकार की नहीं रहे, केवल सारा का ही न रहे, सारे के साथ सारे का सारा हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को 1,72,44,00,000 की धनराशि का वितरण किया। इस योजना के माध्यम से बीते 5 वर्ष में 2,84,000 लाभार्थियों को करीब 9,68,00,00,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में लड़की के जन्म पर 11,000 एवं 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। विकासनगर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ढकरानी इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध खनन को जब्त किया गया है। साथ ही खनन विभाग की टीम ने इस दौरान कई डंपरों को भी सीज किया। खनन विभाग की कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे शिकायत की गई थी कि नदी से कुछ लोग अवैध तरीके से उपखनिज लाके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो हमने मौके पे आके आज छापेमारी करी तो हमने पाया कि यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अवैध तरीके से उपखनिज का भंडारण किया गया है। तो उस उपखनिज को हम लोगों ने जब्त कर दिया है और उसको तहसील में जो है इकट्ठा करवा दिया गया है। कुल कितना लगभग? तकरीबन 8 से 10 डंपर अभी तक हम लोग यहाँ पे भर चुके हैं। इसके आगे भी कार्यवाही गतिमान है। निश्चित ही कुछ और डंपर भरे जाएंगे और उनको जब्त कर लिया जाएगा।
देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षा महानिदेशक ने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को साफ कह दिया है कि स्कूल मनमानी तौर पर फीस नहीं बढ़ा सकता। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि फीस बढ़ाने की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। वहीं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जिले में चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। लाजी के देते हैं। मैंने भी कई लोगों से बात किया कि क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती तो हमने उसकी फीस की वृद्धि की है, लेकिन उसमें भी एक तार्किक होना चाहिए, मतलब अतार्किक नहीं होना चाहिए कि मनमाना बढ़ा दिया। उसके लिए भी सभी जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी हमने कहा है और आज पत्र भी जारी कर रहे हैं कि किताबों की दरें और जो फीस वृद्धि है जो तार्किकता के आधार पर उसी के अनुसार सभी लोग शुल्क लेंगे। केदारनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अब केदारनाथ मंदिर में मोबाइल कैमरे को बैन कर दिया गया है। वहीं केदार मंदिर समिति का ये आदेश आया है कि मंदिर के 30 मीटर के दायरे में अब रील फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं होगी, यानी पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होगा और ये सीजन में लागू किया जाएगा। तो 30 मीटर के दायरे में केदारनाथ मंदिर के आसपास अब आप कैमरा या मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं। तो सबका ये सजेशन था कि साहब ये 30 मीटर के दायरे में रखा जाए, क्योंकि लोग अराजकता टाइप का माहौल बन जाता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये डिसाइड किया बीकेटीसी ने और वहाँ के तीर्थ पुरोहित ने कि हम 30 मीटर तक किसी भी तरह की जो वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाने से हम प्रतिबंध रखेंगे। और आगामी 5 तारीख को हमारे माननीय कमिश्नर साहब के अध्यक्ष में बैठक में उसमें भी हम इस बिंदु को रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट होगा कि इससे जो है यात्रा हमारी सरल और सुगम हो जाएगी और जो बाकी दर्शक हैं वो अच्छी तरीके से श्रद्धालु हैं दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम में भी रील और वीडियो बनाने पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। पुरोहित और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि यदि यात्रा के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और कड़े नियम बनाए जाए। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान फोटो और रील बनाने पर बैन लगाया था और इस बार इसे सख्ती के साथ लागू करने की बात हो रही है। मांग है और बहुत अच्छी पहल है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं या कोई भी मंदिर है, इस प्रकार से जो फिल्मी गानों पर तड़क भड़क अश्लीलता के साथ जो रील्स वगैरह बनाई जा रही है, जो सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के बनाई जाती हैं, आप अन्यत्र कहीं भी बनाइए लेकिन मंदिरों में इस प्रकार की कृत्य न कीजिए। केदारनाथ में 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए पैदल रास्ते को 80% तक फिर से बना दिया गया है। इस रास्ते से केदारनाथ की दूरी 21 किलोमीटर से सिमटकर महज 14 किलोमीटर रह जाएगी। एक रिपोर्ट जरा देखिए। ये है केदारनाथ धाम में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक जाने वाला पैदल रास्ता, जिसको बनाने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। करीब 6 किलोमीटर का ये वही रास्ता है जो 2013 की केदारनाथ आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आपदा के करीब 12 साल बाद एक बार फिर इस पैदल रूट को रिस्टोर करने का काम हो रहा है। ये रास्ता बनता है तो केदारनाथ की पैदल दूरी सिमटकर महज 14 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए जिस पैदल रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है, उससे केदारनाथ तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वो काम चल रहा है। मुनकटिया वाला जो रूट था, जो पुराना रास्ता था गौरी कुंड से, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उसमें कटिंग का काम करीब 80% पूरा हो चुका है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के पहले उसको पूरा कर लें। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि पैदल रास्ता बनाने का काम 80% तक हो चुका है। मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही इस पर रेलिंग लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मौके की परिस्थितियों को देख प्रशासन इसे या तो वन वे ट्रैफिक के रूप में भी प्रयोग कर सकता है या फिर इस मार्ग को केवल घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए चालू किया जा सकता है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पुराना रास्ता जो 2013 में वॉश आउट हो गया था, रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी वाला, वो शॉर्ट भी पड़ता है, उसका काम पहले से चालू है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस साल यात्रा शुरू होने से पहले उसको कर ले जाएं। बीच में 2-3 बार बर्फबारी हो गई, इसकी वजह से लेबर वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पोर्शन में हार्ड रॉक भी थे, लेकिन मशीनें हैं वहां पे, हमारे पूरी टीम भी वहां पे है, लेबर भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम यात्रा शुरू होने से पहले उसकी कटिंग कर ले जाएंगे।
बहरहाल ये रूट तैयार हुआ तो चाहे इसे वन वे ट्रैफिक के रूप में प्रयोग करें या घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए, दोनों ही सूरत में पैदल यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों और यात्रियों के एक साथ एक ही रास्ते पर चलने के कारण यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना का खतरा अलग से रहता है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त केदारनाथ यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही है और पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। इस बार एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है और ये वैकल्पिक मार्ग भीमबली से रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक बनाया जा रहा है। JMVN के गेस्ट हाउस में अब हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे। प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए इस चारधाम यात्रा में अब हाउस ऑफ हिमालयन का सहारा लिया जा रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। ऐसे में हर बड़े इवेंट में सरकार की कोशिश है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट्स ही दिए जाएं। अब जब चारधाम यात्रा करीब है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम भी इसे गेस्ट हाउसेज में उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने जा रहा है। दरअसल ग्राम्य विकास विभाग पहाड़ के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए खुद का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज चलाता है, जिसमें मिलेट्स के बिस्किट्स, शहद, घी, मसाले, तिमूर और परफ्यूम जैसे उत्पाद शामिल हैं और इन तमाम प्रोडक्ट्स को गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे जो भी गेस्ट हाउस है जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर उनको स्पेस दे देंगे और वहाँ पर वो अपना आउटलेट लग करके अपना सामान जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फर्दर प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं हमने अपने मैनेजर्स को भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, परचेज भी वही करना। तो वहीं उत्पादों को बना रही महिलाओं का ये कहना है कि ये बहुत जरूरी है कि पहाड़ के उत्पादों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इन सामानों को बना रही महिलाओं की आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर करती है। चारधाम में हमारी प्लानिंग है और जब हमने लास्ट जून जुलाई में सुना था, क्योंकि जुलाई में ही अभी हमारी 2024 में बेकरी हमने ओपन किया था, तो तब हम लोग भागदौड़ कर रहे थे क्योंकि उस समय तो हमारा प्रोडक्ट, उस समय हमारी पैकिंग, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब उसमें चल रही थी रनिंग में, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। तो तभी हमने प्लान कर दिया था इस बार के लिए कि हम लोग चारधाम में भी इस बार अपना सारे प्रोडक्ट को लगाएंगे, तो काफ़ी अच्छा होगा मैम। यानी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिले और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पहाड़ के उत्पादों का इस्तेमाल हो। इसके लिए चारधाम यात्रा से बेहतर और भला क्या हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था किए जाने से बाहर से पहुंचने वाले यात्रियों को खासी दिक्कत होती है। कई बार उनकी यात्रा की डेट के दौरान उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता, जिससे बुकिंग कैंसिल होती है और ट्रैवल कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर देनी चाहिए। इस मांग को लेकर जल्द एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है। कार्ड से चारधाम यात्रा को लिंक करा गया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हमारे देहाती क्षेत्र के यात्री हैं, जैसे एमपी के, गुजरात वगैरह के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उनसे हम OTP मांग रहे हैं। कईयों के पास तो मोबाइल ही नहीं है। नंबर एक बात, अब मोबाइल नहीं है, आधार से लिंक है नहीं, तो उसके बाद OTP आएगा कैसे? और जो OTP किसी के पास जा भी रहा है तो वो हमारे को मना कर दे रहा है कि OTP हम नहीं देंगे। तो यात्रा के लिए हमें वो मना कर दे रहा है कि हम आपके यहाँ से यात्रा बुक नहीं करेंगे। वो आने के बाद व्यवस्था देखेंगे कि हमें कैसे जाना चाहिए। और इस साल की आदि कैलाश यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले महीने से यात्रा का आगाज हो जाएगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा को लेकर कमर कस ली है। कैलाश और ओम पर्वत के लिए रोड साल 2020 में ही पहुंच गई थी, जिसके बाद यहां पर्यटन के नए द्वार भी खुल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन इलाकों का खासा धार्मिक महत्व भी है, जिसे देखते हुए इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम
14 मई से यात्रा शुरू करने जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस बार निगम काठगोदाम से 8 और धारचूला से 5 दलों को आदि कैलाश यात्रा पर ले जाएगा। यात्रा को देखते हुए पुलिस ने भी बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। किस प्रकार से हम और बेहतर इंतजाम विगत वर्ष के बाद के कंपैरिजन में कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ में भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई है और उसमें भी सुरक्षा को लेकर के उसमें अहम चर्चा की गई है और जल्द ही हमारे यहाँ जो सीजनल थाना है वो स्थापित किया जाएगा और हमारा फोर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। गुंजी के ऊपरी इलाकों में बर्फ जमा है। बीआरओ इन दिनों रोड से बर्फ हटाने में जुटा है। माना जा रहा है कि हफ्ते भर में इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से खुल जाएगी। ऐसे में प्राइवेट टूर ऑपरेटर अप्रैल से यात्रियों को आदि कैलाश ले जाने का प्लान बना रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी यात्रा को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड की खस्ताहाली अभी भी चुनौती बनी है। कई बार यात्रियों को आदि कैलाश और ओम पर्वत के साथ ही तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी कराए जाएंगे। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। आदि कैलाश यात्रियों के लिए होटल स्टेशन पूर्ण रूप से तैयार है। होटलों में रंग रोगन कर दिया गया है। वह समस्त सुविधाएं वहां पर जुटा ली गई है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो भी यात्री यहां पर आते हैं उनकी परमिट की सुविधा अच्छे ढंग से हो और यातायात की सुविधाएं मिले उन्हें, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिले, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद ये इलाका देश दुनिया में चर्चित हुआ है। बीते साल 35,000 से ज्यादा लोगों ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। ऐसे में इस बार यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे बॉर्डर के इलाकों में रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गंगोत्री धाम में गंगा स्नान घाटों का निर्माण शुरू नहीं होते ही के कारण पुरोहित सभा अब नाराज है। पुरोहितों का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने के मात्र 1 महीने का समय बचा है, लेकिन अभी तक घाट बनवाने का काम नहीं शुरू हुआ है और यात्रा के दौरान लाखों यात्री गंगोत्री धाम पहुंचकर स्नान करते हैं, लेकिन अभी तक क्षतिग्रस्त घाटों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू ना हो पाई है। इस लापरवाही से कभी भी गंगा स्नान घाटों पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चुका गंगोत्री का गंगा घाट का निर्माण अब तक भी प्रारंभ नहीं हो पाया, जबकि जो है 1 महीने का समय बचा है। 30 अप्रैल को मां गंगा मैया के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। एक तरफ सरकार जो है सीमित संख्या कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। सबसे पहले सरकार को जो है घाट निर्माण पे ध्यान देना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को आए यहाँ पर गंगा स्नान करें, गंगा की धारा में पूजा करें और माँ गंगा के दर्शन करें। मेरे सरकार से निवेदन है कि आप इसको अतिशीघ्र इसको प्रारंभ किया जाए। और भारत नेपाल के रिश्ते को हमेशा रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है और इसकी बानगी देखने के लिए देहरादून के इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से बेहतर जगह नहीं हो सकती है। जरा देखिए रिपोर्ट। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में इन दिनों भारत नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। यहाँ नेपाल और भारत के लोकल फूड, संस्कृति और कला को एक साथ लोग साझा कर रहे हैं। नेपाल की पहचान नेपाली टोपी, खुकरी और ज्वेलरी के साथ साथ रुद्राक्ष की भी अलग अलग कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा रहे नेपाल के व्यापारी मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से आपसी सौहार्द बढ़ता है। नेपाल का सामान यहाँ हाथों हाथ बिक रहा है, तो वहीं भारत की संस्कृति, सभ्यता को भी समझने का मौका मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मंडवा, झंगोरा के अलग अलग डिश, कंडाली से बनी टोपी, पहाड़ के खाद्य पदार्थ यहाँ हाथों हाथ बिक रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित है खरीदने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा लोग को रुद्राक्ष के बारे में जानना था, उनको हमने हमारा तरफ से जितना हमको समझ में था उतना समझाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ का पब्लिक भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा इतना बढ़िया जाएगा, लेकिन हमें कस्टमर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जैसे जैसे हमने उनको दिया, हर किसी ने हमारी तारीफ की है।
देहरादून में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले काफी लोग रहते हैं, जिनका जन्म भले ही देहरादून में हुआ हो, लेकिन उनके पूर्वज नेपाल के रहने वाले थे। ट्रेड फेयर में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मानते हैं कि यहाँ आकर नेपाल को जीने लगे। देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं अंदर से एक वो क्या बोलते हैं उसको, लगाव बोलें, कशिश बोलें, हो सकता है ये जो हमारे माँ बाप से हमको जो वो मिले, जीन्स मिले, उसका प्रभाव हो और हमें भी अच्छा लगता है ना। हालांकि हमारी जन्मभूमि तो यही है ना, पर फिर भी हमारे लिए तो दोनों जगह है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की मेंटालिटी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छी है और यहाँ के खासकर खान पीन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के हर एक स्टेट से खाना आ रहा है। बस यहाँ के राइस दाल लग रहा है कि मैं नेपाल में हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मकसद भले ही अलग अलग देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना हो, लेकिन यहाँ आकर सौहार्द और संस्कृति की समझ से भी लोग दो चार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इन दिनों उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण की एक वीडियो खूब चर्चाओं में है। वो अपने घर में विदेशी लोगों को गढ़वाली संस्कृति और संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लैपटॉप पर प्रीतम भरतवाण की ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास चल रही है और स्क्रीन पर है उनके विदेशी शिष्य। एक तरफ से जो भरतवाण गुनगुना रहे हैं, वहीं उनके शिष्य भी दोहरा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सेना में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित और एसएसपी में कमांडेंट रहे पुरुषोत्तम पाटनी का 85 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। आज सम्मान के साथ काठगोदाम के चित्रशिला घाट में उनको अंतिम विदाई दी गई। पुरुषोत्तम पाटनी ने 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशिष्ट सेवा सेना के लिए सम्मानित और एसएसपी में कमांडेंट रहे पुरुषोत्तम पाटनी, जो कि 85 वर्ष की आयु में गुरुवार को उनका निधन हुआ। आज ससम्मान उन्हें काठगोदाम के चित्रशिला घाट में अंतिम विदाई दी गई। पुरुषोत्तम पाटनी ने 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। आज नमक आंखों के साथ पुरुषोत्तम पाटनी को अंतिम विदाई दी गई। देवभूमि में धार्मिक यात्राओं का बड़ा महत्व है। वहीं उत्तरकाशी में पंचकोशी वरुणी यात्रा का एक ऐसा धार्मिक यात्रा जिसमें श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। क्या है वरुणी यात्रा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर की पैदल वरुणी यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। हर साल पंचकोशी वरुणी यात्रा का आयोजन होता है। पंचकोशी वरुणी यात्रा में श्रद्धालु वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यात्रा का शुभारंभ वरुणा और भागीरथी नदी के संगम पर स्नान के बाद वरुणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के साथ होता है। पंचकोशी यात्रा करने आए हैं। सुबह हम 6 बजे निकले थे घर से और हमने चुंगी बड़ेती से जल भर के अभी हम 2 मंदिर की दर्शन कर लिया। अभी हम जगन्नाथ मंदिर में आए हैं और ऐसी हमारी यात्रा चल रही है। कितना आनंद आ रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तो ये है कि नौकरी मिल जाए, सुख शांति बनी रहे, जो भी आपको सभी की मनोकामना पूरी होती है। कितनी बार कर दिया आपने? मैंने 3 बार पूरी कर दी, इसमें 4थी बार है। मैंने बड़ा सुना है इसके बारे में। 14-15 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत सारे शिव मंदिर बढ़ते हैं, उन सभी मंदिरों में जल चढ़ाते हैं जो नीचे से हमने भरा भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, इनके साथ घुल मिल के चल रहे हैं सब लोग। 15 किलोमीटर की वरुणी यात्रा में जगह जगह यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया जाता है।